આપ સૌ પ્રેસ મીડિયાના મિત્રોનું સ્વાગત છે અને સાથે સાથે બહુ ટૂંકી નોટિસમાં કાલે સાંજે ડિસાઇડ થયું ને તમને આમંત્રણ મળ્યું અને છતાં પણ આપ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા એ બદલ આપ સૌનો આભાર। આજની આ પ્રેસ મિટિંગમાં આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો જાણો છો કે આવનાર 11 તારીખે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી રાજકોટ પધારી રહ્યા છે। વિશેષમાં હું એવું કહીશ કે ખાલી અરવિંદ કેજરીવાલજી આવે છે એ પરિપ્રેક્ષમાં નહીં, પણ ગુજરાતની જનતાના સારા એજ્યુકેશનની આશા આવે છે, સારી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓની આશા આવે છે, આપણી જે મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે એની આશા આવે છે રાજકોટમાં 11 તારીખે। પણ એને લઈને જે કાંઈ કાર્યક્રમો છે, એની જે કાંઈ શેડ્યુલ છે અને ગુજરાતના જે કાંઈ રાજકીય ઇસ્યુ અને આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યપદ્ધતિ છે એની વિશેષ આપ મીડિયાના સમક્ષ વાત મૂકવા માટે આપણી સાથે ગુજરાતના ચૂંટણી પ્રભારી અને દિલ્હીના ધારાસભ્ય શ્રી ગુલાબસિંહ યાદવજી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। રાજકોટમાં હમણાં જ જોડાયેલા આમ આદમી પાર્ટીના ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ આપણી સાથે છે। રાજભા ઝાલા પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી છે, હું પણ પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી છું। આપણી સાથે વસરામભાઈ અને રાજકોટ શહેરના પ્રમુખ શિવલાલભાઈ બારસિયા આપણી સાથે છે। તો હું વિશેષમાં વધુ વાત નહીં કરતા ગુલાબભાઈને જ કહીશ કે પોતાની बात रखें। सभी मीडिया बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस देश की एकमात्र उम्मीद, जिससे देशवासियों को अच्छी शिक्षा की उम्मीद है, अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद है, सस्ती और फ्री बिजली की उम्मीद है, पानी की उम्मीद है, किसानों को अपनी एमएसपी की उम्मीद है। वो उम्मीद 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2:45 पर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और होटल इंपीरियल पैलेस में वो स्टे करेंगे। उसके बाद कुछ सामाजिक संगठन या कुछ अलग अलग पार्टियों से कुछ अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात भी संभव है, वो मीटिंग्स होंगी। उसके बाद शाम को 7 बजे शास्त्री मैदान में वो सभा को संबोधित करने के लिए वहाँ से निकलेंगे और एक ऐसा जनसैलाब जो भाजपा और कांग्रेस हाल ही के दिनों में राजकोट में इकट्ठा नहीं कर पाई, ऐसे जनसैलाब को वो शास्त्री मैदान राजकोट के अंदर संबोधित करेंगे और रात को वहीं स्टे करेंगे और अगले दिन मॉर्निंग में वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। साथियों, आपने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले एक राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली के अंदर घटा। बग्गा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक घोषित गुंडा मैं कहूँगा, जिन्होंने पंजाब चुनाव के दौरान किस तरह से वहाँ पे दंगा भड़काने जैसे ट्वीट उन्होंने किए, अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने ट्वीट किए जिससे कि हिंसा भड़के। उन आरोपों के तहत पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की और 5 बार उनको जांच में शामिल होने के लिए तलब किया, नोटिस भेजा। 5 बार नोटिस आने के बावजूद वो इधर उधर छुपते रहे, उनका जवाब नहीं दिया और अंततः पंजाब पुलिस को उनके घर उनको गिरफ्तार करने के लिए आना पड़ा। बाकायदा कैमरे के सामने उन्होंने, पंजाब पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग की, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब वो जा रहे थे तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कहने पर पंजाब पुलिस को बीच में रोका और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के उन जवानों पर, कर्मचारियों पर अपहरण का केस दर्ज किया। तेजेंद्र पाल बग्गा जी के पिताजी की कंप्लेंट पर कि तेजेंद्र पाल को पंजाब पुलिस ने अपहरण करके वो लेकर गए। उसके बाद लेट तक, देर शाम तक वहीं पर पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उनको वापस दिल्ली लेकर आया जाता है। वहाँ पर द्वारका कोर्ट में उनकी पेशी होती है, गुड़गांव कोर्ट में पेशी होती है।
लेकिन एक बात जो निकल के सामने आई कि हमें न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। 2 दिन पहले ही जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का जो पूरा घटनाक्रम था, पंजाब पुलिस को जो रोका गया, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी और हरियाणा पुलिस से भी ये जवाब मांगा है कि किस बिहाफ पर आपने पंजाब पुलिस जो कि एक अपराधी को पकड़कर सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेकर जा रहे थे, आपने किस बिहाफ पर उनको रोका। ये जवाब दोनों राज्यों की पुलिस से मांगा गया। लेकिन मैं इस घटनाक्रम को अगर गुजरात से जोड़कर बताऊं तो 1 तारीख को जब छोटू भाई वसावा के साथ अरविंद केजरीवाल जी सभा को संबोधित कर रहे थे और जब उस सभा को ख़त्म करके वो एयरपोर्ट के लिए निकले, उसी दौरान सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमारे काउंसलर जो कि इस बात के लिए धरने पर बैठे थे कि सूरत में जो पक्ष है वो विपक्ष को सुनता ही नहीं है, बगैर सुने सभा को स्थगित कर देता है और ऐसा कई बार हुआ। तो उस बात को लेकर हमारे काउंसलर वहाँ पर धरना दे रहे थे, लेकिन जैसे अरविंद जी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, हमारे काउंसलर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारी एक महिला कॉरपोरेटर के कपड़े फाड़े गए, हमारे एक कॉरपोरेटर का गला दबोचा गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई और हाथापाई नहीं, उनके साथ बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई हो सकती थी वो वहाँ पर की गई। हम इस बात का विरोध करने के लिए अगले दिन 11 बजे पूरे गुजरात के अलग अलग महानगर पालिका में हमने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें ये बताती हैं कि आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे गुजरात सरकार हो, सत्ता का जो दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं, ये ठीक वैसे ही जैसे रावण के पाप का घड़ा भरा था, आज भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भी भरने जा रहा है। गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों ने वो तस्वीरें देखी जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस के सामने हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा। एक कार्यकर्ता का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसको नीचे सड़क पे डालकर उसके पेट में लात से हमला किया गया। ये तमाम आपके सभी चैनलों ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर पूरा वायरल हुआ। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये जो गुंडा मॉडल है, विशेष तौर पर मैं कहूं कि आज पूरे गुजरात में एक वाइट कॉलर गुंडा जो कि बुटलेकर के नाम से प्रसिद्ध है, CR पाटिल, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को महाठग के नाम से कहकर उनका अपमान किया। मैं कहना चाहता हूं, महाठग अरविंद केजरीवाल नहीं, CR पाटिल साहब आप हो जो गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को अपमानित कर रहे हो। आप हो जो गुजरात के अंदर गुजरात पुलिस का इस्तेमाल कर गुजरात के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, लाठी के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर। और हम आपको चुनौती देते हैं कि आपके डंडों में, आपकी गुंडागर्दी में जितनी ताकत है आप लगाइए। आम आदमी पार्टी गुजरात का एक एक कार्यकर्ता अपने लहू का एक एक कतरा बहा देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और CR पाटिल की इस गुंडागर्दी के खिलाफ गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा, ऐसे ही संघर्ष करेगा। और इस बार गुजरात के 6.5 करोड़ लोग मन बना चुके हैं और एक उम्मीद के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ 6.5 करोड़ लोग बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं चाहूँगा इंद्रनील भाई 2 मिनट ज़रूर अपनी बात रखें, उसके उपरांत अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए आपके समक्ष हूँ। इंद्रनील भाई। अरविंद जी 11 तारीखे બપોરે આવી ઇમ્પિરિયલ હોટલમાં રોકાશે। તેને મળવા માગતા લોકોને મળશે અને ત્યાંથી સભા સ્થળે જશે અને સભા સ્થળેથી પાછા આવી અને ઇમ્પિરિયલ રોકાશે અને સવારના વહેલી ફ્લાઇટમાં નીકળશે। મારા માટે નવીન આનંદની વાત એ છે કે એ હંમેશા સામાન્ય પેસેન્જર પ્લેનમાં જ આવતા હોય છે અને જતા હોય। બગ્ગાજીવાળો જે કિસ્સો બન્યો છે, ભાજપે એના એક ગુંડાને બચાવવા માટે દિલ્હી અને હરિયાણાની પોલીસને કામે લગાડે
અને હાઈકોર્ટનો એને ઠપકો પણ ચંદીગઢ હાઈકોર્ટનો ખાવો પડે એવી હલકી રાજનીતિ ઉપર ભાજપ ન કેવલ ગુજરાતમાં પણ જ્યાં જે એમની સરકારો છે ત્યાં ઉતરી આવી છે જે આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે. અમારા આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો સુરતમાં લોકોના પ્રશ્નોની ચર્ચા કર્યા વગર સભા પૂરી કરવા સામે વિરોધમાં બેસે અને એને લાઠીઓ મારે એ આ ગુજરાતમાં શાંતિપ્રિય લોકો જોઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ બીજે દિવસે દેખાવ કરવા ગયેલા અમારા કાર્યકરો ઉપર CR પાટીલના સુરતમાં ભાજપના ગુંડા લોકો એનામાંના ગુંડા કાર્યકરો પોલીસ સાથે મળી અને અમારા કાર્યકરોને મારે. અમે સહન કરી લેશું તો અમે લડતા રહેશું. આખા ગુજરાતનું અપમાન કરનાર આ ભાજપ બિન ગુજરાતીને જાણે કે કોઈ ગુજરાતમાં સારા લોકોને મજબૂત લોકો હોય જ નહીં એવું દેખાડવા માટે બિન ગુજરાતી CR પાટીલને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવે અને એની લાયકાત એક બુટલેગર અને ગુંડાની છે એ લાયકાતને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવે. આનાથી મોટું ગુજરાતનું અપમાન કંઈ હોઈ ન શકે. ત્યારે આવતા દિવસોમાં અમે મજબૂતીથી ગુજરાત ઈચ્છે છે, ગુજરાતની પ્રજા ચાહે છે એવી સરકાર દેવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. અમે આપ સૌનો અને ગુજરાતની પ્રજાનો એક ગુજરાતી તરીકે એક ગુજરાતનું હંમેશા સારું ઈચ્છતો આ ઇન્દ્રનીલ સહકાર માગે છે આખા ગુજરાત અને આખા મીડિયા જગત આગળ કે આપણે સમાજ વ્યવસ્થા ફેરવવી છે, ગુજરાતની સમાજ વ્યવસ્થા ફેરવવી છે અને એના માટે 27 વર્ષોથી જે મિલકત સમજવા માંડ્યા જેવી ભાજપને અહીંયાથી કાઢવામાં આપ સૌ અમને સહયોગ આપશો એવી આશા અને અપેક્ષા સાથે આપ સૌને જય હિન્દ. મિત્રોના કઈ પ્રશ્નો હોય તો. थैंक यू. ઓકે. જે કોઈ મળવા આવશે એને અમે સ્ક્રીન કરીને એને મેળવશું. અમે કોઈને બોલાવ્યા નથી. અમે કોઈ એસોસિએશનોને કાં મોરબીના લોકોને અમે કોઈ આમંત્રણ આપ્યું નથી. જે અમને પૂછે છે કે મળવું છે એને મળશું. ગુજરાતમાં એક દબાણના ઘણા બધા ઉદ્યોગપતિઓ ઘણા બધા એસોસિએશનો મળવા માગે છે પણ ભાજપની આ દબાણ વૃત્તિમાં એ લોકો કદાચ બીતા હશે જે પીવું ન જોઈએ અને આવા નિવેદનો પણ ભાજપના પ્રેશર નીચે કરાવવામાં આવતા હશે. પણ જેને મળવું હોય એ આવે. અમે કોઈને મળવાનું આમંત્રણ આ ડરના કારણે આપ્યું નથી. લોકોને સંપર્ક કર્યો છે અને આવશે પણ ખરા. देखिए, नरेश पटेल जी के संबंध में मैं एक बात कहूँगा. बहुत ही सामाजिक इंसान हैं. खोडल धाम मंदिर के ट्रस्टी हैं और वर्षों तक उन्होंने सेवा भाव से, चाहे वो कोविड के दौरान हो, गुजरात के लोगों की सेवा की है. और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि ऐसे सामाजिक आदमी को, नेक दिल इंसान को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर बदलाव के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए. और मैं इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करूँगा कि नरेश पटेल जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई. मैं कई बार मिला हूँ, स्वेच्छा मुलाकात उनसे हुई है, राजनीतिक बात भी हुई है. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो फैसला लेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका सम्मान करें. नहीं, इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है. इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. मुझे मालूम नहीं कि नरेश भाई आज की तारीख में नहीं, इस विषय में अभी कोई बात नहीं है. देखिए, सौराष्ट्र ही नहीं, पूरे गुजरात के अंदर मुद्दे वही हैं.
पूरे देश के अंदर मुद्दे वही हैं। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमारे सामने वही चैलेंजेस थे। मैं दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं जिसका नाम मटियाला है, जिसके अंदर 35 से ज़्यादा गांव हैं और ऐसे गांव हैं जहां पे पशुपालन है, ऐसे गांव हैं जहां पे खेती बाड़ी है। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। वहाँ पे भी किसानों की वही समस्याएं थी जो गुजरात के किसानों की, जो सौराष्ट्र में किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ पे भी फसलों के दाम नहीं मिलते। 6 घंटे लाइट आती है तो वो 24 बार कट होकर आती है, 24 बार उसमें लाइट कट होते। किसानों को बिजली नहीं मिलती, महंगी बिजली मिलती है। ये मुद्दे सौराष्ट्र के अंदर हैं। उद्योगपतियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर शिक्षण की बात करें तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपने मनमानी के हिसाब से स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़े मुद्दों में कहूँ, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक होना बड़ा मुद्दा है जिसमें असित वोरा का रिज़ाइन हुआ। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर है। महंगी बिजली यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। तो ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम आने वाले दिनों में जनता के बीच जाने वाले हैं और समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है गुजरात में लोगों का समर्थन मिल रहा है इन मुद्दों के ऊपर कि आप लड़िए, हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, આભાર।